लास्ट टाइम छुट्टियों से पहले हमने चैप्टर नंबर 3 को मुकम्मल किया था विच इज़ अबाउट एंजाइम्स, और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर नंबर 4 के बारे में कहते हैं दी सेल। ये जो सेल के बारे में क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की एक बुनियादी इकाई है। किसके एतबार से? स्ट्रक्चर के एतबार से और फंक्शन के एतबार से तमाम किस्म के जिंदा जानदारों में इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ सेल। तो सबसे पहले सेल का जो नाम है 1665 में एक आदमी था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। उसने सबसे पहले सेल का नाम प्रपोज किया। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक इज आल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी, साइटो मीन सेल। तो साइटोलॉजी को हम डिफाइन क्या करेंगे? हाँ जी, द स्टडी ऑफ सेल। अब सेल की हम क्या देखेंगे? सेल की हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, और सेल के हम किसको स्टडी करते हैं? फंक्शंस को। किस मुताले को कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी इसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज अ रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर सबसे पहले। इसीलिए क्या कहते हैं कि सेल जो है ये एक्चुअली क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट्स। तो बेटे सेल जो होता है इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें आमतौर पे हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुपों में। एक का नाम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक का नाम हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में जैसे कि मिसाल के तौर पर इट इज कॉल्ड एज अ अमीबा, इट इज कॉल्ड एज अ यूग्लिना, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज आर यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में हम क्या कहते हैं? तमाम के तमाम प्लांट्स, तमाम के तमाम एनिमल्स, और मोस्टली एल्गी एंड मोस्टली फंजाई, ऑल ऑफ दीज आर मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। पेचीदा किस्म का वजूद, और पेचीदा इस वजह से कि इसमें आमतौर पर ये कंडीशन पाई जाती है जिसको हम फरमाते हैं मल्टी सेलुलर नेचर की वजह से इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज अ द सेल। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, सबसे पहले हाँ जी सेल की आमतौर पर क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हाँ जी स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल के बारे में ये सबसे पहले आपका टॉपिक शामिल है सिलेबस के मुताबिक। ये 2020 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। तो अभी हमने क्या देखा कि जिंदा जानदार दो किस्म के हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दिस इज कॉल्ड एज अ अमीबा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ यूग्लिना। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। इसी तरीके से इट इज कॉल्ड एज अ पैरामेशियम, इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। लेकिन इनके अंदर हर एक की अपनी खास किस्म की स्ट्रक्चर है, और उसी लिहाज से खास किस्म का आमतौर पे फंक्शन पाया जाता है। लेकिन जब हम आमतौर पर इस जानदार को कहते हैं जिसको फरमाते हैं इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जिस्म में एक नहीं एक से ज्यादा आमतौर पे सेल पाए जाते हैं,
और उनको फिर आम माइक्रोस्कोप के जरिए से स्टडी करना मुश्किल। तो दो किस्म की आम तौर पे माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है सेल को देखने के लिए। उनमें से एक जो आम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड, या उसी का नाम लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से करते हैं। और दूसरी जो माइक्रोस्कोप है इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसके जरिए से हम छोटी से छोटी चीजों को डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो अमीबा, ये जो यूग्लिना, ये जो पैरामीशियम, all of these can be easily studied with the help of a compound या light microscope which is easily available in the laboratories। जो आम तौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत ही छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स को जिनका साइज बहुत ही छोटा और जिनका साइज नैनोमीटर में है उनको इसके जरिए से आमतौर पर स्टडी किया जा सकता है। तो ये जो एक सेल, जब हम एक सेल की बात करते हैं तो एक सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सेल के मरकज के अंदर, सेंटर के अंदर एक स्फेरिकल जिस्म, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसके ऊपर वाले सेल के ऊपर सेल डिवीजन के अंदर लेने वाले हिस्से स्ट्रक्चर का नाम क्या, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोल। इसके अलावा इसी में ये डेंस ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं और इन डेंस ग्रेन्यूल्स को शाबाश क्या कहते हैं, राइबोसोम। इसके अलावा इसी के अंदर ये नालियों का एक जाल भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरीके से छोटी छोटी स्मूथ वेसिकल्स होती हैं, इनको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। इन तमाम छोटे छोटे पार्ट्स को हम बेटे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनेलीज के नाम से पढ़ते हैं। ऑर्गन में ना स्मॉल, ऑर्गन में ना पार्ट, एंड एलिज मींस स्मॉल, द स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनेली के नाम से पढ़ते हैं। अब हम अगर सेल को डिटेल के साथ स्टडी करना चाहते हैं, ये वी स्टडी वांट टू स्टडी डिटेल स्टडी, तो बेटे हम अगर उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो इस माइक्रोस्कोप के जरिए से आसानी के साथ सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसके जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को हम एक एक करके डिटेल के साथ स्टडी करना चाहते हैं, इन कंपोनेंट्स की हम केमिकल कंपोजिशन को मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आज की दुनिया के अंदर ये एक जदीद किस्म की टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टेक्निक को हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से आमतौर पर पुकारते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि एक सेल जो है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल फ्रैक्सीनेशन के नाम से करेंगे। फ्रैक्सीनेशन कहते हैं टुकड़े करने का अमल, कि सेल के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं। किस तरीके से, सपोज एक सेल है उसके खास किस्म के मीडियम में रखा जाए। अब बेटा इसके अंदर इसको कई तरीकों से सेल को रप्चर किया जा सकता है। नंबर एक, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, और उन केमिकल में 1% कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड 1% के करीब 1 मिनट के लिए सेल को रख दें, तो क्या करेगा, सेल को रप्चर कर देता है, सेल की मेम्ब्रेन को, वॉल को ब्रेक करने के अमल में हिस्सा लेता है। या हम मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट के जरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोनिकेटर। हाई वेवलेंथ साउंड के जरिए से भी सेल को आम तौर पर क्या किया जा सकता है, सेल को आम तौर पर रप्चर किया जा सकता है। या इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए से भी हम सेल को रप्चर कर सकते हैं। जब बेटे हम इलेक्ट्रिक शॉक दें या इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करें केमिकल, तो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और उसके नतीजे से सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेल से बाहर आमतौर पे रिलीज हो जाते हैं। अब जितने भी कंपोनेंट्स बाहर आ गए, व्हाट आर दैट, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को
सेपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इस टेक्निक के जरिए से। तो इस मीडियम को क्या किया जाता है, एक नाली के अंदर एक ट्यूब के अंदर इसको ऐड किया जाता है, उस ट्यूब को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ये प्लास्टिक और शीशे की तरह होती है। तो ये सारे मीडियम को इसमें ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद इस ट्यूब को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसका नाम क्या, सेंट्रीफ्यूज, जो आम मार्केट में अवेलेबल है। उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 2000 से लेकर 5000 राउंड पर मिनट उसकी आमतौर पर ये स्पीड है। तो इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब क्या, इस अमल को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो उसके नतीजे से क्या होगा, all the component of the medium of a cell, they are separated in a different layers depending upon their density, depending on their body weight। बस, तो सबसे हैवी चीजें नीचे, उससे हल्की चीजें कहाँ जाएंगी, ऊपर, उससे हल्की चीजें कहाँ जाएंगी, उससे भी ऊपर, उससे हल्की चीजें कहाँ जाएंगी, उससे भी ऊपर, सबसे हल्की चीजें सबसे ऊपर। इस तरीके से डेंसिटी की बिना पर, जिसको हम क्या कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम का डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट की बिना पर, साइज की बिना पर ये बन जाते हैं, इनको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट। तो इस घुमाने के अमल के जरिए से सेल के जितने कंपोनेंट्स हैं वो छोटे छोटे दर्जों में तकसीम हो जाए। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से। इस तरीके से ये बेटा क्या बन जाती है, दर्जे बन जाते हैं। और फिर हम यहाँ से इन तमाम किस्म के मादों को आइसोलेट करके उनके स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन को भी स्टडी करके हम डिटेल आमतौर पर हासिल कर सकते हैं। इन तमाम किस्म के जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं इनको डिटेल के साथ मुमकिन हुआ इसके जरिए सेल्फ वैक्सीनेशन और दूसरा डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। इस ओवरऑल टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाते हैं। अगर कोई ऐसे मादे जिनकी शाबाश क्या कहते हैं डेंसिटी कोरिलेट करती है, डेंसिटी काफी हद तक एक दूसरे के साथ मैच करती है, यानी दो बहुत ही कम डिफरेंस है, उस मादे को लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और उस सेंट्रीफ्यूज को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से करते हैं। तो ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसकी आम तौर पे जो स्पीड है 50,000 से लेकर 80,000 राउंड पर मिनट, उसके नतीजे से वो कंपोनेंट जिसकी डेंसिटी आमतौर पे बहुत ही करीब है, क्लोजर है, उनको भी आसानी के साथ अलग किया जा सकता है विद दिस टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इससे क्या हुआ, हम सेल के तमाम कंपोनेंट्स को एक एक करके बेटा हम स्टडी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या देखा, सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आम तौर पे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उन सेल के कंपोनेंट्स में बेसिकली 3 किस्म के इनके सेल के पार्ट को डिवाइड किया जाता है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, उन 3 पार्ट के बारे में दैट इज कॉल्ड एज अ सेल के जो कंपोनेंट्स हैं। अब नई हेडिंग बनेगी कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के 3 कंपोनेंट है, सबसे बाहर इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, और इसी को हम ये भी नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन पौधों के सेल में सबसे आउटर मोस्ट आमतौर पर सेल वॉल भी पाई जाती है। नंबर 2, सेल के अंदर ये पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनेली। और नंबर 3, सेल के अंदर जो मेजर पार्ट है जिसको हम कहते हैं शाबाश फाउंटेन ऑफ अ सेल, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मादे हैं उन मादों को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये हैं सेल के आमतौर पर 3 किस्म के कंपोनेंट्स। तो बेटे पहले शुरू में हमारे जो ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन पेश की गई तमाम किस्म के जानदारों को, उनको क्लासिफाई किया गया बेटा 2 किंगडम के अंदर। एक का नाम रखा प्लांट किंगडम
और एक का नाम रखा इट इज कॉल्ड एज अ एनिमल किंगडम। अब हर वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल ऑटोट्रॉफ्स दे कैन इंक्लूडेड इन दिस किंगडम व्हिच इज कॉल्ड प्लांट किंगडम। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको इस किंगडम में शुमार करेंगे जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो शुरू में ये क्लासिफिकेशन आमतौर पर प्रपोज की गई। तो इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में आमतौर पर बेशुमार किस्म के फर्क पाए जाते हैं। क्या बेटे, प्लांट के सेल में सेल वॉल पाई जाती है लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल आमतौर पर नहीं होती। प्लांट के अंदर क्या ग्रीन किस्म की स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल के सेल में आमतौर पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। प्लांट के सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, इट इज इन द पेरिफेरी। और एनिमल के अंदर आमतौर पे न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर। जैसे कि आपकी किताब के अंदर पिक्चर बनी हुई है वहां से देख सकते हैं। प्लांट के अंदर ये आमतौर पे लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल आमतौर पे नहीं होते। एनिमल के सेल में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं और उसके अलावा सेल की डिवीजन के लिए ये स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जिसका नाम क्या, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रियोल। जितने भी प्लांट के सेल हैं इन तमाम को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। एनिमल के जितने भी सेल हैं इन तमाम को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ। प्लांट के सेल जो होते हैं ये हरकत के लिए कोई लोकोमोटरी, तो जिसकी वजह से इनको हम क्या कहेंगे, दे आर सेसाइल। और एनिमल आम तौर पर बेटे क्या कहते हैं, दैट दे आर कॉल्ड एज मोटाइल। इस लिहाज से प्लांट के अंदर एक मेन वैक्यूल पाया जाता है। मेजर वॉल्यूम ऑफ दिस प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। लेकिन एनिमल के सेल में एक की बजाय बेशुमार तादाद के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इस लिहाज से ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जानदारों ने, साइंसदानों ने सेल्स को दो ग्रुपों में आमतौर पर तकसीम किया। एक का नाम क्या रखा, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और एक का नाम क्या रखा, इट इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो बेटे न्यूक्लियस की बिहेवियर की वजह से, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की वजह से इनमें फर्क है। प्रो अर्ली कैरियर न्यूक्लियस, यू ना ट्रू कैरियर में ना न्यूक्लियस जिसमें हकीकी न्यूक्लियस होगा, मिसाल के तौर पे जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद हो, उस सेल को शाबाश, उस जानदार को कहेंगे यूकैरियोट्स, सेल को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। वो सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, जिसमें शाबाश क्या कहते हैं, जिसमें आमतौर पर डेफिनेट न्यूक्लियस ना हो, उस सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उस जानदार को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल देखेंगे तो मेजर बेटा इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल है। तो बकाया तमाम जानदार जो प्लांट्स की शक्ल में, एनिमल की शक्ल में, फंजाइट की शक्ल में, एल्गी की शक्ल में, प्रोटोजोन की शक्ल में, प्रोटिस्ट की शक्ल में, ऑल ऑफ दे हैव अ यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस के बिहेवियर, तो आमतौर पे जो सेल होते हैं वो दो किस्म के हैं, जिनमें एक को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक, विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और एक ये है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका मैक्रोस्कोपिक, विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हेंस एग, ये जो ऑस्ट्रिच एग, इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल सेल, इट कैन बी इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई। लेकिन जो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम प्लांट के इन तमाम के सेल को हम आम आंख से नहीं दे सकते। इनको अगर मेजर किया जाए तो इनको बेटा आम तौर पे माइक्रोमीटर में, जिसका सिंबल ये, इसी को माइक्रोमीटर भी कहते हैं और इसी को माइक्रोन भी कहते हैं। और एक माइक्रोमीटर जो होता है -6 ऑफ अ मीटर के बराबर होता है। कल इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन।